गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे ज्ञान के वर्गीकरण के आधार, यानी ज्ञान की वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार से हम संपन्न करवा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वे बालकों को विद्यालय में इसलिए भेजते हैं ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसके साथ साथ जो उनका बालक है वह समाज में, परिवार में, विद्यालय में सम्मान पा सके, प्रसिद्धि प्राप्त कर सके, इसलिए उन्हें विद्यालय भेजा जाता है। इसके साथ साथ जो उनके अभिभावक होते हैं वे शिक्षक से अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए कि वह अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, अच्छे व्यवसाय को चुन सके। इसके साथ हम देखते हैं तो ज्ञान की जो वर्गीकरण का जो आधार है उनको कुछ पॉइंटों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वह है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार। अब हम देखेंगे कि जो दार्शनिक आधार है उनको भी 3 भागों में बांटा गया है। हम देखते हैं, पहला है आदर्शवाद, दूसरा है प्रकृतिवाद, तीसरा है उपयोगितावाद या प्रयोजनवाद। तो दार्शनिक आधार को भी 3 भागों में बांटा गया है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, उपयोगितावाद या प्रयोजनवाद। अब हम देखेंगे कि इसमें आदर्शवाद क्या कहता है। सबसे पहले हम देखेंगे तो आदर्शवाद के अंतर्गत आत्मा, परमात्मा, सत्य, भौतिक पदार्थ, ब्रह्मांड आदि की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो आदर्शवाद क्या कहता है। आदर्शवाद कहता है जो वस्तु है, जो भौतिक जगत है वही क्या है, सच है। यानी आदर्शवाद है वह भौतिक जगत को सत्य मानता है, जो हमारे सामने है वही सत्य है, वही वास्तविकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम पानी को देखते हैं, पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं, या हम बात कहें तो हम किसी भी पौधे को देखते हैं या हम किसी पक्षी को देखते हैं, तो ये क्या है, हमारा सत्य ज्ञान है, क्योंकि हम इसे प्रत्यक्ष रूप से हम आंखों के सामने इसे देख रहे हैं। तो आदर्शवाद का कहना है कि जो अगर भौतिक जगत जो चीज़ें हैं या कुछ सत्य चीज़ जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं वही क्या है, सत्य है। तो आदर्शवाद का कहना, इसके अंतर्गत हम आत्मा, परमात्मा का भी अध्ययन करते हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो प्रकृतिवाद, अब जो प्रकृतिवाद है वह क्या कहता है कि बालक स्वयं अनुभव करके सीखता है। अब प्रकृतिवाद इसमें क्या कहता है कि जो बालक है वह स्वयं करके सीखता है, उसे प्रकृति स्वयं सिखाती है। जैसे हम देखते हैं कि छोटे जो बालक होते हैं वे अगर किसी भी दिए के पास जाते हैं और उसे छूने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जलन महसूस होती है, तो
उन्हें पता चल जाता है कि हम इस चीज़ के पास जाएंगे तो हमें जलन महसूस होगी या हमारा हाथ जल जाएगा। तो इसे कौन सिखा रहा है? प्रकृति सिखा रही है। जैसे हम पानी के पास जाते हैं तो कई बार ऐसा देखा है कि बालक का या व्यक्ति का कई बार पानी के पास जाने पर हमारा पैर फिसल जाता है और हम गिर जाते हैं और हमें डूबने का डर रहता है। तो इसका डर भी किसने सिखाया? हमें प्रकृति ने सिखाया। तो प्रकृतिवाद का कहना है कि जो बालक है वह स्वयं अनुभव करके सीखेगा, इसको बताने की जरूरत नहीं होती है। फिर उपयोगिता या प्रयोजन, इसमें बताया गया है आवश्यक और उपयोगी। इसके अंदर बताया गया है कि जो चीज बालक के लिए उपयोगी है या किसी चीज की आवश्यकता है तो स्वयं बालक प्राप्त करेगा। इसमें वे खुद इसके लिए आवश्यक है जो चीज़ें वह खुद प्राप्त करेगा। दूसरा जो थर्ड सेकंड पर्सन है, इनसे किसी प्रकार की मदद नहीं कर पाता है। तो जो दार्शनिक आधार था उसके अंतर्गत प्रकृतिवाद, आदर्शवाद ने, प्रकृतिवाद ने, उपयोगितावाद ने अपने अपने बातें, अपने अपने विचार इसके अंतर्गत दिए। अब इसके अंदर हम आगे देखते हैं अब दार्शनिक आधार के अंतर्गत अगर हम देखें तो दार्शनिक आधार के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत भी क्या कर रहा है? पाठ्यक्रम में इस दार्शनिक आधार को सम्मिलित किया जाता है। जब इस दार्शनिक आधार को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है तो उन्हें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद का अध्ययन करवाया जाता है, जिससे क्या होता है कि छात्रों का स्वांगीण विकास होता है। वह इन तीनों के विचारों को समझता है, पढ़ता है, अपने जीवन में उतारता है। इसके साथ उन्होंने बताया है कि अगर बालकों में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद विचारधाराओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बालकों को विद्यालय के अंतर्गत कुछ आदर्श चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। बड़ों का सम्मान करना सिखाते हैं, वहाँ पे पढ़ना सिखाया जाता है। हर चीज़ हम देखें तो विद्यालय में सिखाई जाती है। जैसे अगर हम देखें कि अगर छात्रों को विद्यालय में पढ़ने के लिए अगर पेरेंट्स अगर नहीं भेजे तो क्या होगा कि उनमें आदर्शों का ज्ञान नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम आतंकवादी को देखें कि जो आतंकवादी होते हैं तो उनमें आदर्श रहित गुण पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें शुरू से अच्छी चीज़ें सिखाई नहीं जाती है। तो अगर जो आतंकवादी हैं अगर उनमें अगर हम आदर्शों को ऐड कर दिया जाए, आदर्श चीज़ सिखा दी जाए तो क्या होगा? बालकों में अच्छे गुणों का विकास होगा। वह आतंकवादी ना बनकर अच्छे गुणों को सीखेगा, क्योंकि आज जो आतंकवादी होते हैं कोई स्पेशल वो दूसरे अलग व्यक्ति तो नहीं होते, वो हमारे तरह सामान्य व्यक्ति ही होते हैं, परंतु उन्हें उनके अंदर आदर्श जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, बड़ों का आदर, किस तरह से हमें बड़ों के सामने बातचीत करनी है, वो चीज़ उन्हें नहीं सिखाई जाती है। तो अगर हम चाहें तो हम आतंकवादी में भी आदर्शों को डालकर अच्छी बातें बता सकते हैं, जिससे जो आतंकवादी है वो क्या करेगा कि अपनी जो चीज़ें हैं, अपने बुरे काम हैं उसको त्याग कर दूसरों की भलाई में लगेगा, दूसरों के संग सम्मान से बात करेगा, उनकी देशभक्ति के कार्य में काम करेगा, जिसके अंतर्गत उनमें क्या आदर्श को हम स्थापित कर सकते हैं। तो ये था दार्शनिक आधार। अब जो नेक्स्ट आधार है सामाजिक आधार, वो हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है ज्ञान के वर्गीकरण आधारों का वर्णन कीजिए। ज्ञान के वर्गीकरण के आधारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप
लोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।